2 महीने के बाद आचार संहिता लगना तय हो गया है। चूँकि 2024 की स्टार्टिंग हो चुकी है और चुनावी सरगर्मी भी काफ़ी तेज़ हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी रंग में रंगना शुरू हो गए हैं। सभी जगह बैठकें हो रही है। एक तरफ बीजेपी की बैठक हो रही है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 70-78 सालों से आप देखते होंगे कि या तो कांग्रेस की सरकार रही है या तो बीजेपी की सरकार रही है, यानी 2 ही पार्टियों को आप देखते होंगे। कभी भी तीसरी पार्टी आपको नज़र नहीं आती होगी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में तो कई क्षेत्रीय पार्टी है जो सभी दल मिलाकर जो है अपनी अपनी सत्ता बनाती है, लेकिन लोकसभा में ऐसी क्या बात है कि सदियों से सिर्फ 2 ही पार्टियां शासन कर रही है। 70 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया और 10 सालों से बीजेपी का शासन कायम है। क्या आपको नहीं लगता है कि तीसरी पार्टी का भी गठन होना चाहिए, तीसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए? क्योंकि मैं बता दूं कि जहां भी आप देखेंगे तो वहां पर जो है 85% वर्सेस 15%, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जनता कहती है। लेकिन 85% में आखिर जो है अभी तक अगर आप बेगूसराय की बात करेंगे तो बेगूसराय से ना तो सांसद लोकसभा में है ना विधानसभा में है। आखिर ऐसी क्या बात है कि लोकसभा में बेगूसराय से कोई भी बहुजन या पिछड़ा समाज का बेटा अभी तक नहीं पहुंचा है? आपने देखा होगा कि कल इसको लेकर जो है अति पिछड़ा समाज का एक महासम्मेलन भी हुआ था और हुंकार भरा जा रहा है। तमाम मुद्दों पर जो है मैं बात करने के लिए आया हूं। कुमार अम्बुज जी हैं, बहुजन मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं, प्रदेश के नेता भी हैं और अभी जो है चुनाव नज़दीक आ गई है 24 में और फिर 25 में। जानेंगे और जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इस बार क्या होने वाला है और आखिर जो है अभी तक सिर्फ 2 ही पार्टियां क्यों राज कर रही है। सर्वप्रथम धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, बात आपने बहुत जटिल आपने सवाल उठाया और सबको जल्दी समझ में बात आती नहीं है। क्यों नहीं आती? से पीछे कारण है कि हमारे महापुरुषों का इतिहास जो भी पार्टी जो भी बहुजन लोग भूल गए हैं। इतिहास वगैरह जाने हम किसी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना नहीं सकते हैं। तो हमारे महापुरुष कह गए हैं ना, जिन समाज को 5 बातें याद नहीं हो, अपना इतिहास, 2 दुश्मन की पहचान, अपनी ताकत अपनी कमजोरी, दुश्मन की ताकत दुश्मन की कमजोरी, तब तक उस लड़ाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये आज ने देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन मुक्ति पार्टी जितने भी संगठन हैं, वामसेवक अपछुट विंग हैं, वो जन जागृति करे समाज के बीच में। और जागृति का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, है ना, सब में खलबली मच चुकी है। कारण क्या है कि ये जो बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट किया, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और क्यों सोने की चिड़िया कहलाती थी? और इसकी पूरा इतिहास हमारे पीछे ले जाए तो आपको अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि महामानव गौतम बुद्ध जी ने बुद्धा के आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलन का प्रैक्टिकली अनुभवी है चंद्रगुप्त मौर्य का राज शासन कायम हुआ। क्योंकि वहाँ पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जो सिस्टम बनाई थी, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था थी। तो इसमें देखा गया कि आखिर इतने रहने के बावजूद भी प्रजा दुखी क्यों है? सवाल उठा गौतम बुद्ध के, प्रजा दुखी क्यों है? सारा उन्होंने इस समस्या को ढूंढने के लिए निकल पड़े। घर त्याग, अपने कम उम्र में ही घर त्याग दिए गौतम बुद्ध ने। जब त्यागने के बाद जब निकले घर की ओर से, बहुत सारे उनके पास माया जाल बिछाई गई, लेकिन सफल नहीं हो सके। उनको लगा कि हम जिस समाज में जन्म लिए हैं और समाज का दुख हम पीड़ा नहीं हटा पाएंगे तो हमारा जन्म लेना ये स्वीकार नहीं होगा। उस पीड़ा को उबालने के लिए उन्होंने एक तरफ देख रहा था कि गाय और भैंस की बलि चल रही थी। तो गौतम बुद्ध ने कहा
किस तरह के अगर बैल को भैंस को अगर बलि चढ़ा कर ये लोग खाने काम करेंगे, जो आर्य लोग थे खाने काम करते थे, लगा के भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो फिर हमारा कृषि सरोकार कैसे डेवलप होगा। उन्होंने एक आंदोलन चलाया, सुधरा आंदोलन। उस सुधरा आंदोलन से इकट्ठा हुए, तब उस समय गौ हत्या रुक गई थी। तो जो अच्छी तरह से डेवलप होने लगा कृषि को, है ना। तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध को संदेश देना क्या, एक प्रचारक रूप तैयार किया, वो संघ तैयार किया। उस संघ जैसे ही तैयार किया, संघ के द्वारा जो प्रचारक हुआ करते थे, जैसे किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के प्रचारक हुआ करते थे, स्टार प्रचारक हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार उस समय प्रचारक हुआ करते थे। उस समय प्रचारक जो हुआ करते थे वो त्याग समर्पण वाले हुआ करते थे, और त्याग समर्पण के कारण वो सफल हो चुके, है ना। तो जब चंद्रगुप्त के शासन आने के बाद, जो गौतम बुद्धा के आंदोलन के बाद कोई आंदोलन चलाया भारत में, तो सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध ने आंदोलन चलाया। वो आंदोलन से जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, जो राजा चक्रवर्ती, उसी समय भारत सोने की चिड़िया कहलाई। वहाँ पर समानता था, मसावाद था, है ना। प्रजा को दुखी, राजा को दुखी, दोनों सेम होता था। उसको दुख हो बने, एक समानता था। शिक्षा लेगा सब शिक्षा ले सकता था, संपत्ति रखे सब संपत्ति रख सकता था। ऐसा समय उनके पास आइडियोलॉजी थी, उनके पास गौतम बुद्ध। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहला गई। उसी समय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जागृति हुई। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जीता जागता। भारत में जो यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड पैमाना पर यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला थी, विक्रमशिला थी, नालंदा विश्वविद्यालय थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुआ करता था, वो पढ़ाई जिसमें आग की पढ़ाई किया जाता था, यूरोप में आग की खोज हो रही थी। इसका मतलब क्या, उससे पहले भारत विकसित के करीब हो चुके थे। और वहाँ 60 लाख विद्यार्थियों का पढ़ने का, खाने पीने की व्यवस्था था। आखिर वो मामला क्यों बिगड़ा, कि उसमें आग क्यों लगाई गई। मैं इतिहास में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, इतिहास एक सबक नई चीज़ मिला, मुझे जानकारी मिली है। तो 583 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके चंद्रगुप्त मौर्य का राज स्थापित हुआ। तो उसके बाद बहुत बृहदत्त की हत्या जो हुई, 10वां पीढ़ी के रूप में हत्या बृहदत्त की। वो हत्या होने के बाद हत्या करने वाला कौन, तो वही ब्राह्मण लोग थे। जो पतंजलि जो गुरु था, पुष्पमुनि ब्राह्मण, उन्होंने प्लानिंग के तहत, आप जानते हैं पटना एक जगह फेमस है, जो अभी वर्तमान में लोग गांधी मैदान नाम से जानता है वर्तमान में, लेकिन वह मैदान अशोका का मैदान कहलाता। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, वो रोड अब जाएंगे तो अशोका का मैदान नाम से अब जाना जाता है। लेकिन ये कांग्रेस क्या कि जो बात अब बताते हैं कांग्रेस बीजेपी राज किया, तो इतिहास जानना पड़ेगा, तब समझ में आता है कांग्रेस बीजेपी राज क्यों कर रहा। तो मैदान को कन्वर्ट, इतिहास मिटाने के लिए कांग्रेस ने प्लानिंग वे क्या किया, उस मैदान का नाम चेंज करके रखा गांधी मैदान, ताकि इतिहास इसका महापुरुषों का मिट जाए, जो अशोक सम्राट का इतिहास है मिट जाए। मिटने के कारण उसी समय सुबह में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो सेनापति हुआ करता था वो थे पुष्पमुनि नाम का ब्राह्मण। उन्होंने जो 17 वर्ष को उनमें तिलक लगती है, उसमें राज सत्ता में गुण था, कानून बना हुआ था। 17 वर्ष में 16 वर्ष में उसको टीका लगता था, राज सत्ता कायम हो जाता था, जो राज सिस्टम था राज का। तो ये लगा पुष्पमुनि नाम ब्राह्मण को, अगर ऐसा होता है, जो एक भिखारी था, भिखारी से एक सेनापति बना, सेना सुबह के समय में आगे राजा जाया करते थे, पीछे से तलवार निकला, यूं सर कलम कर दिया। इसका मतलब क्या, ब्राह्मण का चरित्र न्यायिक नहीं होता है। न्यायिक नहीं होता मतलब समाज के प्रति उसका भेद बिल्कुल अभी बरकरार है। जब इतिहास ये बता रहे, हमने अंग्रेज 1775 में नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को कलकत्ता में फांसी की सजा दी। क्यों कि एक ब्राह्मण ने, कि उसमें सिस्टम बना था, मनुस्मृति में सिस्टम था, ब्राह्मण लाख गलती करे उसका माफ हो जाता था। तो वो अंग्रेज का नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, कानून सबके लिए बराबर थे अंग्रेज। ये कहा कान सकते हैं, किसी भी लड़की के छेड़ा और नंद कुमार देव ब्राह्मण ने कहा, चाहे तुम हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, गलती करे कानून सबके लिए बराबर होता। उन्होंने नंद कुमार देव को बड़ी सभा में फांसी दिया। तब ब्राह्मणों को ये लगा कि अब देश में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो वो ब्राह्मण, जब ब्राह्मण का संकट जब आने लगा, तब जाकर इसके विरोध में अंग्रेज खोला, अंग्रेज के विरोध में अभियान चलाया कांग्रेस।
क्योंकि बाप को मैं बताना चाहता हूँ 1850 में कांग्रेस ने हेडक्वार्टर बनाया था, उसमें हेडक्वार्टर ने 85 में जब बना तो उसका कौन था? अंग्रेज था, स्थापक था। उसके बाद उसमें जो कांग्रेस में जो स्थापन करने वाले थे आरएसएस के लोग थे, जो राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, है ना। आज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा अगर माना जाए पक्ष भी कांग्रेस हो जाए विपक्ष भी कांग्रेस हो जाए तो मामला बिगड़ सकती है। तो इसीलिए प्लानिंग वे काम किया। क्या क्या प्लानिंग वे? कांग्रेस को बड़ी ताकत देकर वो कांग्रेस को स्थापित किया, स्थापित कर कांग्रेस को सत्ता में लाया। तो अंग्रेज को भगाने में सबसे अहम रोल अब किसी का था तो ब्राह्मणों का था। अब भाई बताइए अंग्रेज हमारे लिए क्या किया, बहुजन समाज के लिए क्या किया, ये अभी हमारे लोग को भी गुमराह किया जा रहा है वर्तमान में। मैं इतिहास जब पढ़ता हूँ तो शॉर्ट मुझे भी लगता, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं इतिहास जब पढ़ता हूँ तब मुझे समझ में आता है ये क्या कैसा बना दिया, क्या इतिहास मैंने हर एक इतिहास सबसे अगर भारत में अगर किसी चीज़ का घोटाला हुआ तो इतिहास घोटाला हुआ। अब कैसे प्रैक्टिकल में बताता हूँ, जब एग्जाम्पल मैं देता हूँ 6 जो हमारी जो कानून होती है, जो संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया, उससे पहले बाबा साहेब अंग्रेज का कानून बना हुआ था। उस समय बाबा साहेब सन मंत्री थे उस समय अंग्रेज के शासनकाल में। इसका तो बाबा साहब ज़्यादा अनुभवी तजुर्बे वाले थे, विद्युतता उनके अंदर थी, तब तो अंग्रेज को मंत्री बनाया। इसका मतलब है कि मंत्री पीछे उसका अनुभवी तजुर्बा होंगे तब तो बनाया। लेकिन जब भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित किया गया, लागू किया गया, लेकिन ये दुनिया के कहने के लिए है, लेकिन रियली में 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः पारित किया गया। तो 26 नवंबर जिसकी भारत 2 सितंबर 1946 को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू बना। संविधान कब लागू हुआ? 49 में लागू हुआ। फुल प्लेज में 26 जनवरी 1950 में माना जाता है। ये 2 महीना के दरमियान उससे पहले नेहरू जाति रूपी ब्राह्मण का पोषक था, ब्राह्मणों को। तो क्या क्या प्लानिंग हुई उन्होंने, प्लानिंग के तहत क्या किया, जैसे प्रधानमंत्री बना कानून पास करने के, इससे पीछे बहुत बड़ा राज है। मैं क्या बताना चाहूँ तो फिर आपको समय नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री बना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका पर सारे ब्राह्मणों को कब्जा करवाया, प्लानिंग वे करवाया। अब जैसे कब्जा करवाया, कब्जा होने के बाद उन्होंने प्लानिंग वे काम किया कि जो 60-40 का पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो कहा हम बहुजनों के लिए हम हित काम कर रहे हैं, बोलने के लिए, दिखाने के लिए रहा, लेकिन 60% लोकसभा में ब्राह्मणों को टिकट देकर जितवा कर मंगवाया, 40% दिखाने का रहा। इसका मतलब जब विधि मंडल होती है, जो कानून विभाग, जो विधि कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, 60% समर्थन ब्राह्मणों का था। भले इतनी अच्छी संविधान क्यों ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दे दिया भारत के लिए, लोगों के लिए, प्रजा के लिए, आम लोगों के लिए, लेकिन संविधान के इम्प्रूवमेंट करने वाला कौन व्यक्ति होगा? ब्राह्मण लोग होगा, है ना। इतनी मैंने बता रहा हूँ, अमेरिका का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेरे भारत में जन्म लिए होते तो उनको हमरा ना राष्ट्रपिता के दर्जा देते, है ना। लेकिन भारत में क्या हुआ? प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, एक अमेरिका सबसे ज़्यादा दुनिया में विकसित, वेल एजुकेटेड वर्तमान में वो कंट्री है ना, लेकिन उनको एक जनक माने उनके नाम से बना दिया गया, स्टैचू बना दिया गया कि माने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वता लोग हैं। लेकिन भारत में छुआछूत की व्यवस्था कारण, नेहरू प्लानिंग वे करने के कारण हमारे लोगों को उससे वंचित कर दिया गया। जैसे वंचित हुआ, जो कानून बनती, हमारे लोग शिक्षा कैसे मिलेगी, शिक्षा हम कैसे दिया जाए? जो शिक्षा मंत्री हुआ करता, मानव संसाधन विभाग हुआ करता था, अभी से उस आज़ादी से लेकर अभी वर्तमान तक एक भी मानव संसाधन मंत्री बहुजन समाज का बना ही नहीं। कोई इतिहास तो देख लो उठाकर, जो भी बना वो ब्राह्मण बना। तो मेरे बच्चे का भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, आम जनों का भविष्य का निर्णय कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? ब्राह्मण। हम क्या पढ़ेंगे, बच्चा जन्म आप देंगे, पालेंगे आप, लेकिन बच्चा का भविष्य निर्णय कौन लेगा? उसके माँ बाप का अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार नहीं, बल्कि बच्चा क्या पढ़ेगा वो ब्राह्मण निर्णय लेता है ना। जो मैंने आज कुछ पहले मैं किताब पढ़ा था, बड़ी बड़ी लिटरेचर आते थे, लिटरेचर में दिया था, कबीर की दिया था,
कबीर का जीवनी दिया जाता, कबीर का जीवनी दिया जाता था, रविदास जीवनी दिया जाता था, जितने भी महापुरुष थे सबका जीवनी आता था। लेकिन अब जीवनी को समाप्त कर दिया। क्यों? उनको पता है ब्राह्मणों को, मानव मंत्री जो था, अगर ये जीवनी पढ़ लेगा, उसको अनुभव कर लेगा, फिर विद्रोह करने लगेगा, इसलिए उसको चैप्टर से निकाल दिया गया, वो टॉपिक ही निकाल दिया गया। इसका मतलब है कि व्यापक, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखा जा रहा। अगर इतिहास पलटा दिया जाए तो बिल्कुल आपको देखा जाए कि हमारा अभी भी समाज वहाँ तक पहुँचा नहीं। और सबसे अभी अब सर्वे हुआ, मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार के समय बता रहा हूँ, जाति जनगणना हुई वर्तमान में, सबसे शिक्षित देखा गया सवर्ण जातियों में। क्यों बताया जाओ? हमारे समाज में पैसा कमी है, जो हायर एजुकेशन ले नहीं सकता है। और जब वो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट स्कूल जाती है, गवर्नमेंट में सरकार पैसे देती है, पढ़ाते हैं, लेकिन उस समाज में स्कूल जाते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दिया जा रहा। क्यों? अच्छे पढ़ाई बच्चे को पिटा कर भगा दिया जाता है। इसका कारण क्या? मूल कारण, ताकि शूद्र के बच्चे नहीं पढ़े, पढ़ लिख लेगा, तर्क वितर्क करने लगेगा, सवाल जवाब करने लगेगा, तो हमारी बराबरी करने लगेगा, तो फिर हमारा राज सत्ता समाप्त हो जाएगा। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। इसका मतलब क्या हो? शिक्षा, आदमी के जन्म देना महत्वपूर्ण है, जन्म दे देना, लेकिन शिक्षा दे देना ये सबसे बड़ी मुश्किल काम है। यही ना गमार गुजर रहा ब्राह्मणों को, सवर्ण लोगों को, ना गुबार लाग कि शूद्र लोग पढ़ लिख लेगा तो भी IAS PCS बन गया। मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ, भारत में उस समय के वर्तमान 90 के दशक से पहले बता रहा हूँ, उसमें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। उसी गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी अभी लीडर हैं, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे रामविलास हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मुलायम हो, माया हो, मानवर काशीराम हो, चाहे जितने भी लीडर हो, उसी स्कूल का प्रोडक्ट है। उसी स्कूल से IAS IPS पैदा हुए, ये नहीं हुए। लेकिन ये कांग्रेस को पता था अगर निजीकरण नहीं करेंगे एजुकेशन में तो फिर दो पार्ट करना पड़ा। एक गवर्नमेंट कर दिया, एक एकेडमी कर दिया। एकेडमी में जिसके पास पैसा होंगे, संपत्ति, वो अच्छे बच्चे को पढ़ाएंगे, और जिसके पास नहीं होगा गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट में पढ़ने के कारण क्या होगा? एजुकेशन में कमी हो जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाएगा, प्राइवेट में आ जाएंगे। प्राइवेट में जिससे बच्चे जाने लगेगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाएगा, और प्राइवेट में फी बढ़ा दिया जाएगा। फी तो बहुजनों समाज पर उतनी पैसा नहीं है, पढ़ाएगा नहीं, तो फिर वो मनुस्मृति की तरफ को लाना। इसका मतलब सारी बीमारी का मूल जो जड़ है कांग्रेस की देन है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्लानिंग कांग्रेस की देन है। अब सोचा कि जनता जन, जब काशीराम साहब आए, बाबा साहब के बाद कोई आंदोलन चलाया, मानवर काशीराम साहब ने चलाया। मानवर काशीराम जैसे आंदोलन चलाया, उन्होंने एक नारा दिया है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके इतने हिस्सेदारी, 85-15 का उन्होंने नारा दिया। तब कांग्रेस रूपी ब्राह्मणों को लगा मामला बिगड़ने लगा, है ना। जब उस समय से क्या किया, कांग्रेस से टूटकर जनसंघ बना। जनसंघ बनने के बाद बीजेपी जो पहला चुनाव लड़ा, अडवाणी चुनाव पूरे हार गया। कांग्रेस ने अपने 2 सांसद को इस्तीफा दिलवा के और अडवाणी को, अटल को बनाया, संसद में लाया। ये क्या मामला है? ये मामला क्या? इसका मतलब प्रीपेड प्लानिंग कांग्रेस की देन है। और उसी के इतिहास से बीजेपी सबक लिया। कांग्रेस अभियान चलाता है, बीजेपी महाअभियान करता है। कांग्रेस सेज कानून लाया, बीजेपी कर रहा, उसको इम्प्रूवमेंट कर रहा। इसका मतलब क्या? जितने प्राइवेटकरण का मूल कारण है कांग्रेस की देन है। EVM मशीन भी कांग्रेस की देन है। इसीलिए जो कार्यपालिका न्यायपालिका में बताया, मैं आप देखेंगे कानून में हुआ है, श्रमिक विभाग है भारत सरकार का, श्रमिक मंत्रालय, उसके द्वारा मेरे पास डॉक्यूमेंट्री में बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूव है। जो कार्यपालिका होते हैं न्यायपालिका, सब मिला के 2996 IAS IPS थे। 2010 का रिपोर्ट में बता रहा हूँ, उस समय थे। उसमें से 2996 एक ही जाति के लोग थे। बात समझ रहे हैं? एक ही जाति तो माना संविधान क्या करेगी? जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। समझ क्या आता है? जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार चलेगी। तो बहुमत में कौन है? एक ही जाति के लोग हैं। क्या वो जाति कभी भी हमारे ऊपर उपकार कर सकता है? लोग, अभी मैं एग्जाम्पल उसका एक प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ। जंगल के लोग कहते हैं, सबको सुनाया जा रहा है, जंगल का राजा कौन? शेर। शेर सभी बोलता शेर है, शेर है। लेकिन राजा का गुण क्या होता है? प्रैक्टिकली अब भी अनुभवी लोग हैं। मैं जनता को भी मैंने आंख बंद कर दिया, जो आंख से देखनी चाहिए वो आंख बंद कर दिया। तो राजा गुण क्या होता है? पहला देखिए, राजा कहता प्रजा के लिए सुरक्षा प्रदान कराना,
उसकी दुख सुख में खड़ा रहना, उसकी एजुकेशन पर ध्यान देना, क्या शेर का एक गुण है? नहीं गुण है। वो क्या करता? शिकार करता है। ठीक उसी तरह कांग्रेस बीजेपी बहुजन लोगों को शिकार करने का राजा यही बन रहा। तो सोच रहा है अगर बहुजन राजा बनने लगेगा तो मसावाद ला देगा, भाईचारा ला देगा, संविधान को लागू कर देगा, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय पदाधिकारी राष्ट्र समाज का निर्माण करना। संविधान ये कर रही है, संविधान ये बोल रही है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहा। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान में कितना ही अच्छा क्यों ना संविधान दे दूं, उस पर बैठने वाले लोग का उच्च कोटि की सोच होनी चाहिए, मतलब अर्थात जो समाज के हित में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इस बार तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है कांग्रेस अपनी वाहवाही लूट रही है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो कह रही कि हिंदू को एक करना है। अगर वो हिंदू को एक कर रहे हैं तो फिर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कौन है? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, मैं वही संदर्भ बताना चाह रहा था। तो कांग्रेस बीजेपी स्टैंडिंग मामला है, एक सांपनाथ एक नागनाथ, एक बीजेपी जाएगा कांग्रेस आएगा, कांग्रेस जाएगा बीजेपी आएगा, बीजेपी जाएगा कांग्रेस जाएगा, इस तरह का सिस्टम बना हुआ। लेकिन बहुजन समाज में जो कहते हैं हम लीडर हैं, लीडर चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे रामविलास से चले गए, उन्हें अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, क्या कहते हैं वो नाम भूल जाते, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे कोई भी लीडर हो बहुजन समाज का, दोनों में त्याग, इस सभी में त्याग समर्पण नहीं है। त्याग समर्पण नहीं रहने कारण आपस में फूटे हुए हैं, आपस में फूटे हैं। ब्राह्मणों का चले तो क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी दल में रहेगा अपने समाज के हित के लिए वो काम करेगा, उसका हमेशा अपने समाज प्रति समर्पित होता। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। बेगूसराय जिला में सूरजभान आए थे, सूरजभान आया था, तो उसमें बता रहा हूँ, कहा पहले मैं इस समाज का हूँ, बाद में लोक जनशक्ति पार्टी का हूँ। इससे भी सबक चिराग नहीं ले रहा, उसमें भी ब्राह्मण घुसपैठ किया, भूमिया घुसपैठ किया हुआ। अरे तेरी बाप की मजबूरी नहीं थी, तेरी मजबूरी कहाँ से आ गई? तेजस्वी जी वही कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी वही कर रहे हैं। अरे आपकी बाप की मजबूरी, आपकी मजबूरी क्या? आपने घोटाला ही नहीं किया। लेकिन ब्राह्मणों को घुसपैठ करने में, जिस पार्टी में ब्राह्मणों घुसपैठ करेगा वो पार्टी का विकास नहीं, नीचे तबका चल जाएगा। अर्थात मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ब्राह्मण भूमिहार चिराग पासवान के पार्टी में गया, दोनों भाई को लड़ा कर अलग कर दिया, पार्टी को दो पार्ट कर दिया। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव के साथ होगा। उनके अगर पिता चले गए, जब तक पिता है तो वो चला रहे हैं, पिता चले गए, तेजस्वी को ताकत नहीं कि संभाल पाएंगे अपनी पार्टी को। तो अभी वो अलर्ट हो जाना चाहिए, एक भी ब्राह्मण भूमिहार को रखना ही नहीं चाहिए था, है ना। ये बहुजन समाज की है, जिस बहुजन समाज का आवाज़ उठा रहे हैं, अव्वल आवाज़ भर के उठा रहे हैं, जनता भरोसा करता, फिर टिकट उसी को देते। मनोज झा को संसद भेजाया, जितने जिताने, क्या समाज में को बहुजन समाज का बोल रहे हो? क्या बहुजन समाज कोई नहीं था लीडर, अच्छा वक्ता नहीं था? एग्जाम्पल देखिए, लक्ष्मण यादव है, विकास चौधरी पटेल है, बहुत सारे बहुजन है, मौसमी प्रसाद मौर्य है, यूपी में देख लीजिए, बिहार में बहुत बड़े लीडर बैठे हुए इंतजार कर रहा। मैंने एक सिर्फ बोलने के रहेगा, व्यवहार में उतारने के लिए नहीं रहेगा। कि अच्छे लीडर आपके भारत में बिहार में हैं, जो बिहार कहता है किसी को राजनीतिक दिशा दिखा सकता है, लेकिन इन लोगों के अंदर में मैंने सिर्फ भावना में लोगों को बहकावा करता है। इसलिए जनता को मैं कहना चाहता हूँ, जागरूक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी की बहकावा में फंस जाता है, इससे कारण क्या होता है, अपनी हिस्सेदारी भूल जाता है, अपना अधिकार भूल जाता है। वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं? मान लीजिए मैंने लालू प्रसाद यादव को वोट दिया, पूरी जनता ने विश्वास कर दे दिया, वो वोट कहाँ जाएगा? कांग्रेस रूपी ब्राह्मण के झोली में चला जाता है, प्रैक्टिकली उसके झोली में चला जाता है। अगर मैंने रामविलास पासवान समझकर चिराग पासवान को वोट दिया, वो वोट किसके पास जाएगा? बीजेपी के झोले में जाएगा, बीजेपी भी ब्राह्मण पार्टी के हाथ में जाएगा। नीतीश कुमार को मैंने अगर दिया तो वो भी जाएगा बीजेपी झोले में, अभी माने महागठबंधन में है। और अखिलेश को ज़्यादा समझ कर मैंने वोट दिया, वो भी फिर कहाँ जाएगा? कांग्रेस के ब्राह्मण पे झोले में जाएगा। मायावती को दिया, फिर गठबंधन में कहाँ जाए? वही जाएगा। मतलब राष्ट्रीय लेवल की एक भी बहुजन समाज पार्टी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब ब्राह्मणों की 6-6, 7-7 पार्टियाँ राष्ट्रीय लेवल की है, इसका हम तो समझ रहे हैं। संख्या हमारी है 85% की है, लेकिन राष्ट्रीय लोक पार्टी किसकी है? उसकी है। तो फिर तीसरी पार्टी का गठन क्यों नहीं हो रहा है? हम इसके लिए मैं बता रहा ना, अगर त्याग समर्पण नीतीश कुमार करे, चाहे अखिलेश जी करे, चाहे लालू प्रसाद यादव करे, चाहे मांझी करे, चाहे पप्पू यादव करे, त्याग समर्पण की जरूरत है ना। ब्राह्मणों में त्याग समर्पण भले 3% है, लेकिन उसके अंदर त्याग समर्पण है।
त्याग समर्पण के कारण आज ब्राह्मणों को मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अडवाणी लाख कोशिश करने के बाद पीएम की रेस में आया, लेकिन मोहन भागवत एक बार कह दिया तुम नहीं बनोगे तो नहीं बना। इसका मतलब क्या? पूरी ताकत थी पूरा बीजेपी को स्थापित करने में अडवाणी का हाथ है, अटल का हाथ है। प्रैक्टिकली अब देखने की चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी वो IRS के इशारे की बात माना कि नहीं माना, और प्रैक्टिकली करके दिखाया। नरेंद्र मोदी को फिर लाया जितवा के ओबीसी के नाम पर, ताकि बहुजन समाज में सबसे स्थापित लोग हैं बहुजन समाज की विचारधारा, और ओबीसी के नाम लेते हैं, उससे वोट अब मिल जाएगा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। जो काम ब्राह्मणों से नहीं करवाया जा सकता है, ओबीसी के नेता होकर प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी के विरोध में काम किया। उसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी कहता सबसे सभी के मुँह से मैं सुना बहुत अच्छे नेता है, अच्छे नेता तो मैं प्रैक्टिकल, अरे ओबीसी के नेता हो, 56 इंच सीना हो, बोलते 56 इंच सीना, झूठ बोल कर जीना, उसका ये है। लेकिन 340 से 42 IAS IPS यूपी में कम्पीट हुए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाफिडिप करा कर दिया कि ये मान ट्रेनिंग दिलवा दिया लालू शास्त्री एकेडमी में, ट्रेनिंग दिलवाने के बाद का ये मान नहीं होगी। तो इसका ओबीसी कितना भी गधा हो ओबीसी अपना पैर काटेगा, कोई कहें कुल्हाड़ी पैर काट लो काटेगा। इसका मतलब क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, मुखौटा है, चलाने वाला कौन है? मोहन भागवत है। तो ओबीसी के हथियार से ओबीसी का पैर कटवा रहा है। इतना गधा प्रधानमंत्री भारत में देखा ही नहीं गया, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ये बहुजन पिछड़ा, और आप जो बता रहे थे पिछड़ा लोगों का महासम्मेलन टिकट चाहिए, तो पिछड़ा लोगों का समझ विकसित होगा तब ना। इतिहास पढ़ना कम पड़ रहा है, ऐतिहासिक बात जानकारी होनी चाहिए। पिछड़े कहता है प्रेरणा मिलता है, इतिहास से प्रेरणा मिलता है, तो इतिहास पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि वाम से लोग आपको पढ़ाएगा, आप खुद भी अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास जब तक प्रेरणा मिलेगा तो जागृति होगी। जागृति क्या होगा? लोग अंदर में आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। लेकिन करना चाह रहे हैं, हम देख रहा था राष्ट्रीय विकास चौधरी पटेल, लक्ष्मण यादव अभी लगे हुए, क्यों लगे हुए? उसको समाज का दुख दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। साधन संसाधन वाले लोग हैं, फिर भी त्याग उन्होंने अपने नौकरी रिजाइन मारा। रिजाइन मारने के बाद समाज के बीच लगे हुए, क्यों? सारा टेंशन उन्हीं को है, सारा बोझ उन्हीं को लेना। लेकिन बहुजन समाज को सोचना चाहिए, जो जागृति में समय लगाया जा रहा है इनको साथ देना चाहिए, भाकाब नहीं आए। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर आप बता रहे थे कि राम मंदिर की मामला आई है ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ 30 से 40% ही बना है। और उसका जो है उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र हमारे लोग समझ में नहीं आता, भेजा में षड्यंत्र समझ में आता, दूरगामी नहीं है। मैं बताया होता चश्मा होता है, किसी व्यक्ति को आँख से दिखाई नहीं देता है तो डॉक्टर क्या कहता है? पावर वाला चश्मा लीजिए। तो हमारे लोगों को पावर वाला चश्मा की जरूरत है। कैसे? 2024 में चुनाव है लोकसभा का, ये तो आपको भी जानकारी है। चुनाव है लोकसभा का, 2024 चुनाव है, लेकिन 22 तारीख ही उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों करना चाह रहा? ये गंभीर बात विषय है। इसका मतलब 22 तारीख इसलिए करना चाह रहा है, जो जागृति समाज में आया, राम नाम पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बीजेपी ने जो प्रतिज्ञा किया, उन्होंने कहा राम मंदिर बनवा देंगे, इसके लेकर लोग हमारे साथ हो जाएंगे। राम मंदिर के नाम पर क्या हुआ? ईवीएम की मुद्दा को समाप्त करने की सबसे बड़ी षड्यंत्र कर रहा बीजेपी आरएस के लोग। शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि मंदिर पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। मैं तो वही तो बता रहा हूँ ना, जब एक ब्राह्मण का रहा कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा उद्घाटन करने जा रहा। अब यहीं से पता चलता दोनों की रणनीति क्या है। इसका मतलब क्या? ब्राह्मणों की रणनीति समझ में सबको जल्दी आता नहीं। ब्राह्मण षड्यंत्रकारी होता है, और षड्यंत्र में समझने के लिए उसको पढ़ने के लिए समय लगता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहे कि कितना भी सुंदर विचारधारा ब्राह्मण हो, अपना उद्देश्य समझौता नहीं करता, अपना उद्देश्य समझौता नहीं करता। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं वो उद्देश्य भी समझौता कर लेता है। बहन मायावती जी जब तक बहुजन कंसेप्ट की आंदोलन चला रही थी, हमारा बहुजन समाज एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे उद्देश्य भटकी, और देखिए उनका पार्टी कहाँ थी? राष्ट्रीय लेवल पार्टी बनने के बाद क्षेत्रीय लेवल पार्टी बन गई। 18% वोट गिरते जा रहा। लालू यादव जैसे मुद्दा से भटका, लालू यादव ने, वैसे उसकी ग्राफ गिर गई। और जैसे बहुजन कंसेप्ट फिर लालू यादव आया, फिर देखिए
फिर सत्ता में वापसी ले लें। इसका मतलब कि हमारे समाज में नेतृत्व का गुण सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर नेतृत्व का गुण डेवलप हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ऐसा षड्यंत्र करने वाला ब्राह्मणों के पास वो हैसियत नहीं है। इसलिए प्लानिंग वे 24 का मुद्दा को राम मंदिर के नाम पर भंजाकर वोट बैंक बनाने की बीजेपी षड्यंत्र, क्योंकि फरवरी तक चुनाव आचार संहिता लग जाएगा तो उद्घाटन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो जनता को क्या कहेगा, मैं फील्ड में जाएगा, मैंने राम मंदिर उद्घाटन कर दिया, ऐसा कहेगा ना। इसलिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है, ईवीएम सबसे बड़ी मुद्दा है। ईवीएम को मुद्दा दबाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उभारा, क्योंकि बीजेपी का प्राण प्रतिष्ठा और ऐसे कांग्रेस किया रहा है तो ईवीएम मशीन में है, ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन अगर हट जाता है तो बैलेट पर चुनाव होता, तो मैं गारंटी नहीं 2000% गारंटी देता हूँ बीजेपी एक सीट भी जितने लायक नहीं रहेगी, एक सीट जितने लायक नहीं है। स्टाम्प पर लिखवा ले बीजेपी के लोगों बैठा कर, हमें मैं साइन करके देता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेता तो छोड़ दीजिए, उसकी औकात नहीं जीत पाने। क्योंकि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूपी में जब संसद जा रहा था वोट मांगने के लिए, चप्पल जूता बरस रहा था, पिटाई हो रहा था संसद को। इसका मतलब बीजेपी को समझ में आ गया जनता हमारे विरोध में है, उसके विरोध में रहने के बावजूद भी वोट उसको मिल रहा। आपको मैं एग्जाम्पल देता, नरेंद्र मोदी जहाँ चुनाव लड़ा वाराणसी से, वहाँ वोट कितनी थी, 11 लाख टोटल वोट थी। अब 12,14,000 वोट कहाँ से आ गए उसके पास, 2 लाख करीब वोट ज़्यादा कहाँ से आ गए। ईवीएम भी पैदा करता है क्या, इसका मतलब क्या, उस पर किसी को नज़र नहीं जा रहा, किसी भी चुनाव आयोग को नहीं जा रहा। चुनाव आयोग सोचना चाहिए कि हमारा टोटल वहाँ वोटिंग 11 लाख है, ये 12,73,000 वोट कहाँ से आया, पूछना चाहिए ना, उसकी सदस्यता मान्यता रद्द होनी चाहिए, प्रधानमंत्री गिराना चाहिए। लेकिन इससे सिद्ध हो रहा चुनाव आयोग 200% उसमें शामिल था। ये उसके मैं वेबसाइट पर चेक कर लीजिए, वेबसाइट के हिसाब से वेबसाइट पता चलता कितना वोट पड़ा कितना बढ़ा। और कह रहा 45% वोटिंग हुआ। अरे मान लीजिए 50% वोट, 50% मान लिया जाए, 50% में 5 पार्टी लड़ेगा, 50% 5 पार्टी लड़ेगा, तो 50% पोलिंग होता है, 50% पोलिंग कहीं ज़्यादा हुआ नहीं, 60% होगा। 60% में अगर 2 पार्टी पड़ेगा 30%, माना 2 पार्टी को, वहाँ 4 पार्टी लड़ रही है, तो मान क्या आपको लगता है कि वो 12% सरकार बन जाएगा, 13% में कम से कम किसी भी पार्टी को 25-26% आएगा तब जाकर बनेगा। और बीजेपी कितना दिखा रहा, 18% वोट दिखा रहा। कांग्रेस कितना दिखा रहा, 23% दिख रहा। कांग्रेस हार गया 23% वाले, 18% वाले जीत गया। इसका मतलब क्या, ईवीएम भी बच्चे, ईवीएम वोट बच्चे जना आदमी पैदा करते हैं, ईवीएम से वोट भी पैदा होने लगा। तो ये चौथा अजूबा हो गया भारत में, चौथा अजूबा हो गया। इसका मतलब है कि ये कांग्रेस, बीजेपी और आरएस के लोगों और चुनाव आयोग मिली भगत करके लोगों को गुमराह करा। और संविधान क्या कहती है, और किसी भी व्यक्ति को जिस चीज़ पर विश्वास ना हो उस चीज़ को सरकार हटा दे। लेकिन जनता अभियान का हवा बना रही कि हमको चुनाव बैलेट पेपर नहीं कहते, ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। फिर भी सारे विपक्षी एक हो गया वर्तमान में, प्रैक्टिकल आप नहीं देख रहे हैं सोशल मीडिया में, होने के बाद कहता है कि नहीं इसे चुनाव ईवीएम मशीन ठीक है, क्या करा, बीजेपी कहता चुनाव, बीजेपी कहता ईवीएम मशीन ठीक है तो उन्हें चुनाव कहता हाँ ठीक है ना, इन्हें कहता चुनाव ठीक है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी कहता ठीक है। समझ में नहीं आता। एक तरफ जजमेंट देता है 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर चुनाव नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट आदेश को भी चुनाव आयोग अवहेलना कर रहा। इसका मतलब कंटेम्प्ट कोर्ट होना चाहिए। ये तो कांग्रेस मुद्दा भजा नहीं रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश को ये विपक्ष के लोग कहता पालन करो तो चुनाव आयोग कह नहीं सकता। इसका मतलब संविधान सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, इसलिए वो नीति में बदलाव कर सकता है, उद्देश्य में बदलाव नहीं, नीति में बदलाव कर सकता, उद्देश्य बदलाव नहीं कर सकता। उद्देश्य बनाता अपने समाज के लिए। इसलिए ईवीएम मशीन का मुद्दा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है देश में। अगर चुनाव इस बार अगर मान लिया जाए चुनाव ईवीएम मशीन होती है, फिर क्षेत्रीय पार्टी मैं लिख देता हूँ 200% स्टाम्प पेपर लिख ले, क्षेत्रीय पार्टी समाप्त, क्षेत्रीय पार्टी समाप्त, चाहे लालू हो, नीतीश हो, चाहे माया हो, मुलायम हो, है ना, चाहे कोई भी हो, क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। उसका अभी ज़रूरत है ईवीएम मशीन को हटाने के लिए, अभी लड़ाई मैदान में कूदना चाहिए। जैसे वामन मिश्रम ने ऐलान कर दिया 31 जनवरी को चुनाव आयोग के, है ना, कार्यालय पर
1 लाख लोगों का घेराव करने का, उसमें 7 योद्धाओं की लड़ाई, क्योंकि सबकी लड़ाई है। बामन मिश्रा अकेला लड़ाई नहीं लड़ा, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ा, उसमें सारे पार्टी को साथ देनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, भाई हमें आपके साथ हैं, लड़िए आप। तो क्या होता है, चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा, नहीं माने उसका और विकल्प है, संविधान बहुत सारा विकल्प बना के रखा। अगर चुनाव आयोग बात को कहता नहीं हम ईवीएम मशीन से करवाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल देना देता हूँ आपको। अमेरिका में एक जज ने काला के गोरा के पक्ष में जजमेंट दिया, काले के विरोध में दिया, तो क्या क्या जानते, काले लोग समझे शूद्र लोग इकट्ठा हुआ, जज को घेर कर घर मच आग लगा दिया। तो वही भारत में होने वाला है। अगर ऐसा नहीं कर, ऐसा चुनाव नहीं करता तो वही हाल होगा, अमेरिका वाला कहानी हो जाएगा बिहार भारत में। इसलिए चुनाव आयोग को अपने आप में सजग रहना चाहिए, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके बाल बच्चे का भविष्य है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जी रहे हैं भारत देश में। और जनता जब मुंह बना लेती है तो चुनाव आयोग क्या, उसके बाप का औकात नहीं जनता को रोक सकता है, उस बाप का औकात नहीं रोक सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग को अपने आप पर वास्तविक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए, फ्री फेयर चुनाव करवाना चाहिए, उसकी दायित्व होती है, ये स्तंभ है। आपको आपके साथ संविधान है, जनता आपके साथ, आप स्टैंड तो लो। अगर दबाव देता है प्रधानमंत्री, बोलो कि चुनाव में दबाव दे रहा प्रधानमंत्री, लेकिन ये डर से नहीं होता। डरता कौन जानते हैं, वो हिजरा लोग डरते हैं, हिजरे लोग डरते हैं। आप समझ जाइए चुनाव वो क्या है, हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डर से क्या होता है, लोग बैक हो जाते हैं। तो अगर चुनाव आयोग में दम कहता है, मर्द वाली ताकत है, तो लड़के दिखाओ तुम सामने में, उसके विरोध बोलो, तुम्हारा विपद तुम्हारे साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जनता के हक हकूक़ के लिए जब आप इतनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या नहीं लगता कि आपको भी जो है लोकसभा जाना चाहिए और सदन में इस बात को, जो भी तमाम मुद्दाएं हैं, उसको उठाने का प्रयास करना चाहिए, जनता से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए? देखिए, जनता सर्वोपरि मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र जनता सर्वोपरि होती है, और जनता समय मैं दे रहा हूँ जनता की। लेकिन मैं वर्तमान परिस्थिति बताता हूँ, 195 सांसद को निष्कासित कर दिया, ये प्रैक्टिकली आपको देखा वो चीज़ है। क्यों कर दिया? ये ईवीएम की मुद्दा जो है वो पास कराने के लिए वो निष्कासित किया। और हमारे जैसे लोग जाएंगे तो आपको क्या लगता है वहाँ पर, आपको क्या लगता है कि वो छोड़ देगा? हाँ, इसके लिए जनता को चुनाव नहीं मैदान बनाना चाहिए। जनरेशन की लड़ाई के लिए रोड पानी की जरूरत है। संसद जब आवारा हो जाए तो रोड सूना हो जाता, तो रोड पाना चाहिए। जनता की जरूरत, जनता अगर मौका देगा तो मैं लोकसभा क्या मतलब आंख मुंख में कूद सकता हूँ इसमें लड़ाई में आपके साथ सहयोग देने के लिए, उसमें पीछे में हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये अभी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो लड़ाई महत्वपूर्ण है, बहुजन समाज के जो संविधान मूलतः हमारा 100% लागू हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और जनता के हित में हमेशा मैं काम चुनाव लड़ूं चाहे ना लड़ूं, लेकिन जनता डिमांड करती है तो मैं मैदान में आने के लिए पीछे भी नहीं हटूंगा कि जनता के आह्वान पर हर व्यक्ति को बदलना पड़ता है। नहीं किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, पार्टी तो हमारे पास बहुत सारे पार्टी ऑफर दे सकता है, लेकिन हमारा जो विचारधारा है, जिस विचारधारा से हमारी संगठन है, उस संगठन विचारधारा से एक पार्टी है, जिस पार्टी के नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। उस बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा हम चुनाव मैदान में आ सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। और हम तैयारी कर भी रहे हैं, करके मैदान में आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहला लड़ाई हमारे है चुनाव आयोग से, बाद में पहले चुनाव आयोग से लड़ाई करने के बाद हम इलेक्शन को देंगे, क्योंकि जब जनता को हम सुरक्षा दे नहीं पाए फिर चुनाव लड़ना ना लड़ना की कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहला प्राथमिकता हम उस पर फोकस कर रहे हैं। इस लड़ाई में आप लोग साथ अगर देते हैं तो हम बिल्कुल 100% आपकी, मैं अपनी कथनी करने पर विश्वास करता हूँ। इतना ही बात मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, इतना संदेश देना चाहता हूँ। हर पार्टी को मैं आह्वान करता हूँ, 31 तारीख को जो आपने जो बामन मिश्रा साहब ने आह्वान किया, उस चुनाव की ईवीएम मशीन की लड़ाई में आप लोग पूर्णतः आत्मसमर्पण करके इस लड़ाई में साथ सहयोग दें, ताकि लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, पूरी बहुजन समाज की है। मैं इतना भी आपसे आशा विश्वास करता हूँ। इतनी ही बात कहकर मैं आप लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे सवाल किया, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा। मैं कुमार अंबुज, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव बिहार।